फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से बाल विकास की क्लास में। और आज का हमारा टॉपिक है विकास। तो विकास में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं देखते हैं। शारीरिक विकास सबसे पहले, शारीरिक शारीरिक विकास। उसके बाद आता है मानसिक विकास, मानसिक विकास। और इसके बाद आता है सामाजिक और संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। अब हम देखते हैं चारों में, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक और सामाजिक विकास। अब शारीरिक विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक विकास का अर्थ होता है वृद्धि, यानी कि बढ़ना। पहले बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से वृद्धि होती जाती है। तो वृद्धि को क्या कहते हैं हम? वृद्धि को कहते हैं अभिवृद्धि। वृद्धि का अर्थ लगाया जाता है अभिवृद्धि से। और सामाजिक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक और सामाजिक, ये तीन विकास, ये शारीरिक विकास यानी कि अभिवृद्धि में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। और विकास में हम इन चारों को शामिल करते हैं। ये क्या कहलाता है? अगर हम इन चारों विकास को शामिल करते हैं तो विकास कहलाता है। और केवल शारीरिक विकास, केवल शारीरिक विकास, ये क्या कहलाती है? ये अभिवृद्धि कहलाती है। अब हम जान लेते हैं अभिवृद्धि और शारीरिक विकास में अंतर। सबसे पहले हम अभिवृद्धि और विकास के अंतर को समझेंगे। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि का अर्थ है यानी कि बढ़ना या वृद्धि। इसके बाद आता है विकास। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ होता है कार्य क्षमता में वृद्धि। जब भी संख्यात्मक मान आएगा, संख्यात्मक, तब क्या होगा? अभिवृद्धि होगी। और जब भी गुणात्मक मान आएगा, गुणात्मक, गुणात्मक का अर्थ होता है यहाँ पे गुण से, सामाजिक गुण, मानसिक, तब भी गुणात्मक मान आएगा तो विकास होगा। संख्यात्मक का मतलब है जैसे पहले 2 दांत निकलते हैं, फिर 4 हो जाते हैं, तो वहां संख्या बढ़ रही है, यानी कि अभिवृद्धि हो रही है। और जब दांत बढ़ने से कार्य क्षमता में वृद्धि हो रही है, दांत बढ़ने से, दांत बढ़ रहे हैं, दांत बढ़ने से क्या होगा? कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, तब क्या हो जाएगा? तब विकास होगा। कार्य क्षमता बढ़ेगी, और कार्य क्षमता बढ़ेगी तो तब क्या हो जाएगा? तब विकास हो जाएगा। इसके बाद अभिवृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब पूरक कैसे होते हैं? ये दो ग्राफ लेते हैं। पहला ये है आरंभिक जीवन, और इधर है जीवन का अंतिम समय। आरंभिक जीवन में क्या होगा? आरंभिक जीवन में अभिवृद्धि अधिक होगी और विकास कम होगा। ठीक उसी प्रकार जीवन के अंतिम समय में क्या? विकास अधिक हो चुका होगा और अभिवृद्धि कम होगी। अभिवृद्धि कम, अभिवृद्धि कम होने का मतलब क्या होता है? अभिवृद्धि यहाँ पे रुक जाएगी। अभिवृद्धि कब तक होती है? 0 से 18 साल तक अभिवृद्धि होती है, लेकिन विकास जीवन भर चलता रहता है। आरंभिक जीवन में अभिवृद्धि अधिक होगी, शारीरिक विकास अधिक होगा, साथ साथ में क्या होगा? गुणात्मक विकास होगा। गुणात्मक मतलब विकास होगा। उसी तरह से जीवन का अंतिम समय होगा, जब व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव के आधार पर क्या होगा? विकास अधिक हो चुका होगा, कार्य क्षमता में अधिक वृद्धि आ चुकी होगी
और निर्णय लेने की क्षमता अधिक बलवान परिपक्व हो चुकी होगी तो वो क्या हो जाएगा, विकास अधिक होगा। और अभिवृद्धि 18 साल की उम्र पे आके रुक जाती है तो अभिवृद्धि कम होगी। अब हम समझते हैं अभिवृद्धि और विस्तार को, विकास को विस्तार से समझते हैं। अब जान लेते हैं अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख अंतर। तो अभिवृद्धि और विकास में प्रमुख अंतर क्या है? जो अभिवृद्धि है केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है। और संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या है? विकास। विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्ष सम्मिलित रहते हैं और अभिवृद्धि में केवल शारीरिक पक्ष सम्मिलित रहता है। उसके बाद है लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि। इसमें क्या होता है? शारीरिक विकास में लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, भार में वृद्धि होती है। जब बालक का विकास होता है उसकी लंबाई में बढ़ती है ना, भार में वृद्धि होती है। तो जब लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि होगी तो किस चीज में वृद्धि होगी विकास के साथ में? उसमें कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। जब हाथ मजबूत हो जाएंगे तो हाथों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद है एक पक्षी, यानी कि एक पक्ष का विकास होता है, केवल शरीर का विकास संभव होता है। शरीर में अंगों का निर्माण होता है, अंगों का विकास होता है, अंग मजबूत होते हैं। और बहुपक्षीय, जब अंगों का निर्माण होगा, उनका विकास होगा तो जो उनकी कार्य क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। जब कार्य क्षमता बढ़ेगी तो क्या हो जाएंगे उसके? बहुपक्षीय हो जाएगा। इसके बाद है बाह्य स्वरूप। अभिवृद्धि को हम बाहर से देख के पता लगा सकते हैं यहाँ कि वृद्धि हो रही है। और विकास क्या? विकास बाह्य है आंतरिक। विकास के दोनों स्वरूप होते हैं, बाह्य भी होता है और आंतरिक भी होता है। कुछ समय पश्चात रुक जाता है। जो विकास होता है वो 18, जो अभिवृद्धि होती है वो 18 वर्ष की अवस्था तक पूरी हो जाती है, अपना पूरा आकार ग्रहण कर लेता है। और जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। चिंतन, मनन, इस तरह से जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। केवल आकार बढ़ने से संबंध है। अभिवृद्धि यानी कि वृद्धि, शारीरिक वृद्धि में केवल आकार बढ़ने से ही संबंध है। और विकास में क्या है? संपूर्ण परिवर्तन से संबंधित है। इसके बाद सीधे नापा तोला जा सकता है। वृद्धि को हम देख के बता सकते हैं कि हाँ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन विकास को सीधे मापन संभव नहीं है। परिणात्मक, मात्रात्मक और संख्यात्मक। संख्यात्मक का मतलब यहाँ पे संख्या से, मात्रात्मक और परिणात्मक। परिणात्मक गुणों में कितना परिवर्तन हो रहा है, और मात्रात्मक, मात्रात्मक किस संख्या में बढ़ रही है? मात्रा 2, 4, किस तरह से? जैसे दांत का विकास होता है, पहले 2 दांत आते हैं, फिर 2 और बढ़ते हैं तो 4 हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? वो मात्रात्मक होता है। और विकास में क्या होता है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल होते हैं। गुणों का भी विकास होता है और उसका मात्रा का भी विकास होता है, संख्या का। इसके बाद अभिवृद्धि में विकास निहित होता है। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता। अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता, लेकिन विकास में अभिवृद्धि निहित होती है। जो 4 पक्ष हैं विकास के, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, उनमें चारों पक्षों में जो अभिवृद्धि है, जो विकास है, जो शारीरिक वृद्धि है वो तो निहित है, लेकिन अभिवृद्धि में क्या है? विकास निहित नहीं होता। इसके बाद रचनात्मक परिवर्तन, जो बाह्य स्वरूप है, आकार है, उसकी रचना, उसमें परिवर्तन तो होता है, लेकिन विकास में क्या होता है? रचनात्मक भी होता है और विनाशात्मक भी होता है। उसके बाद विवृद्धि सूचक। हार्लॉक महोदय ने कहा है कि मनुष्य का जीवन घंटी की संरचना के समान। घंटी कैसी बनाई है हार्लॉक ने? घंटी इस तरह से बताई है, ये घंटी का मध्यकाल है। यहाँ तक क्या होता है? यहाँ तक रचनात्मक होता है और उसके बाद विनाशात्मक। रचनात्मक का मतलब होता है 0 से 18 वर्ष की उम्र तक वृद्धि होती चली जाती है। और उसके बाद विनाशात्मक मतलब ह्रास। ह्रास का मतलब होता है कि चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाना, कमर का मुड़ जाना, तो यानी कि जो बुढ़ापे की निशानी प्रारंभ हो जाती है वो ह्रास में। प्रारंभिक जीवन में रचनात्मक परिवर्तन और प्रारंभिक जीवन के मध्य अवस्था के बाद विनाशात्मक परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पे ह्रास का मतलब होना है कमी होना। ह्रास का अर्थ होता है कमी। अब जान लेते हैं अभिवृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांत। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक चलती है, हम जानते हैं 18 वर्ष तक व्यक्ति अपनी पूरी अभिवृद्धि या शारीरिक विकास को प्राप्त कर चुका होता है। लेकिन विकास कैसा होता है? सतत, निरंतर चलता रहता है। मान लीजिए ऐसे तो नहीं होता कि यहाँ पे 1 वर्ष का बच्चा है, ये 1 वर्ष, यहाँ पे फिर 2 वर्ष, तो क्या हुआ?
जब यहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चा, ये पूरे वर्ष इस तरह से चलता रहता है, तो क्या यहाँ पे जब वो 1 वर्ष का होगा तो तब विकास बहुत जल्दी से हो जाएगा उसमें? यानी कि कहने का मतलब है कि क्या 1 वर्ष यहाँ से होने के बाद विकास यहाँ से स्टार्ट हुआ, और जैसे ही बच्चा 1 वर्ष का होता है तो क्या उसी दिन बच्चा चलना सीख जाएगा? क्या बच्चा उसी दिन चलना सीख जाएगा? नहीं ना। क्या होता है, विकास धीमी गति से चलता रहता है, और वो पहले गर्दन उठाना, फिर अपना आंखों का समायोजन करना, फिर सुनना, फिर हाथ पैर उठाना, इस तरह की क्रिया करते करते पेट के बल घिसटना, तब वो चलना शुरू करता है कहीं पर। तो क्या होता है, जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। उसके बाद है व्यक्तिगतता का नियम। जो विकास है वो व्यक्तिगत होता है, ये नहीं कि एक सा विकास दो अलग अलग व्यक्ति में हो जाएगा, एक सा नहीं होगा। उनमें क्या होगा, कुछ ना कुछ असमानता जरूर होती है। तो जहाँ ये असमानता होती है उसी को हम कहते हैं व्यक्तिगतता का नियम। एक है परिमार्जित। परिमार्जित का मतलब होता है जो हमारे पास शारीरिक संगठन विकास है, हम उसमें कुछ और परिमार्जन कर सकें, कुछ और अर्जित कर सकें। जैसे मान लीजिए एक कमजोर व्यक्ति, कमजोर या पतले शरीर वाला व्यक्ति क्या जिम जाकर अपने शरीर को मजबूत कर लेता है, तो वो क्या है, वो परिमार्जित में आता है। अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि समान प्रतिमान का नियम। मान लीजिए कोई मनुष्य, उसका आकार कैसा होगा, अपनी मनुष्य जाति के समान होगा। और कोई हाथी ले लीजिए, मान लो कोई जानवर होगा, तो उसके बच्चे का विकास कैसा होगा, हाथी की प्रजाति के समान होगा। उसके बाद है चक्राकार प्रगति का नियम। चक्राकार प्रगति का नियम किसने दिया था, हार्लॉक ने दिया था। हार्लॉक ने कहा था कि अभिवृद्धि और विकास रेखीय नहीं होगा। रेखीय नहीं होगा, कैसे होते हैं, चक्राकार, एक निश्चित समय पे ठहराव होता है और एक निश्चित समय से विकास होता है। पहले विकास, फिर ठहराव, फिर से विकास, फिर ठहराव और फिर विकास। ये क्या कहलाता है, चक्राकार परिवर्तन। इसके बाद है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय, समन्वय के अंतर आता है कि हमें किसी अपने अंग पर नियंत्रण करना सीखना। जैसे मान लीजिए बच्चा है, सबसे पहले जब वो आंखें खोलता है तो कुछ समय के लिए आंखें खोलता है, फिर बंद कर लेता है, फिर खोलता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो किसी वस्तु विशेष पे अपनी नज़र को टिकाने लगता है। अपनी दोनों आंखें एक साथ खोलना, दोनों आंखें एक साथ बंद करना सीख जाता है, और आवाज़ की तरफ, ध्वनि की तरफ वो अपना ध्यान आकर्षण करना सीख जाता है। तो ये क्या होता है, शारीरिक अंगों का समन्वय का सिद्धांत है। अब है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट में क्या होता है कि जब विकास होता है तो एक पूरे अंग का विकास होता है। मान लीजिए बच्चा है, पहले वो क्या करता है, पूरे हाथ को उठाना सीखता है, मुट्ठी बंद रखता है, उसके बाद वो उंगली को चलाना सीखता है, फिर किसी चीज को पकड़ना सीखता है। तो ये क्या है, ये हाथ को पूरे को उठाना सामान्य अवस्था हो गई, और फिर उसके अंगों को चलाना, हाथ को मोड़ना, और फिर उसकी उंगलियों को खोलना चलाना, और फिर किसी वस्तु को पकड़ लेना, ये क्या होगी, ये विशिष्ट अवस्था। तो विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। वो अपने हाथ का प्रयोग करना सीख जाता है, फिर हाथ में कोई चीज लेता है उससे उसको मुंह में लेता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसके बाद है निश्चित पूर्व कथनीय नियम। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो हम कर सकते हैं बच्चे के जन्म के समय, और कह सकते हैं कि हाँ ये निश्चित है। हम जानते हैं कि इतने समय में बच्चे के दांत आए, पहले हमें पता है 2 दांत नीचे के निकलते हैं, फिर 2 दांत ऊपर के निकलते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इस तरह की घोषणाएं निश्चित पूर्व कथनीय होती है। और इसमें एक है मस्तक बोधमुखी नियम। मस्तक बोधमुखी नियम का मतलब क्या है, जो विकास है वो सिर से पैरों की ओर होता है, सिर से पैरों की तरफ। सिर से पैरों की तरफ का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले क्या होगा, बच्चा अपना सिर हिलाना शुरू करता है, फिर आंखों का समन्वय, उसके बाद अपने कानों का समन्वय। कान कैसे, ध्वनि की तरफ अपनी दोनों निगाहों से देखना, ध्वनि की तरफ देखना, ध्वनि की तरफ ध्यान का आकर्षण करना, उसके बाद गर्दन, फिर वो बैठ उठने की कोशिश करता है। तो ये क्या हुआ, सिर से पैरों की तरफ विकास। उसके बाद है केंद्र से सिरों की। अब केंद्र का मतलब क्या है, केंद्र का मतलब है, मान लीजिए ये हमारा पैर है, ये हमारे पैर का भाग है, तो यहाँ क्या होता है, बीच में क्या होती है, बीच में हड्डी होती है, तो ये क्या हुआ, केंद्र। और इसका ये कौन सा हो गया, ये हो गया बाह्य किनारा, ये बाह्य सिरा।
तो क्या होगा, सबसे पहले वृद्धि कहाँ होगी, सबसे पहले जो वृद्धि होगी वो हड्डी की होगी। उसके बाद हड्डी की वृद्धि के साथ साथ निश्चित अवस्था में क्या होगा, फिर मांसपेशी में वृद्धि होगी, बाह्य वृद्धि होगी। तो क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि जो वृद्धि है वो केंद्र से सिरों की ओर होती है। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर हम यहाँ देख चुके हैं, है ना, 7 नंबर। उसके बाद है वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का नियम। वातावरण और वंशानुक्रम। वातावरण कैसा हो सकता है, वातावरण अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। जिस स्थान पे हम रहते हैं तो वहाँ का जो आसपास का वातावरण है उससे वातावरण का अनुमान लगाया जाता है कि अगर वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग अच्छे हैं, सभ्य हैं, सुविचारों वाले हैं तो क्या फर्क पड़ेगा वातावरण का, तो बच्चा भी सुविचार वाला होगा, अच्छी प्रवृत्ति का होगा। अगर आसपास के लोग चोर प्रवृत्ति के हैं, बुरी आदतों वाले हैं, तो हो सकता है बच्चे में उसका असर पड़ जाए तो बच्चा भी फिर बुरी प्रवृत्ति का हो जाए। वंशानुक्रम। वंशानुक्रम कहाँ से प्राप्त होता है, वंशानुक्रम माँ बाप से प्राप्त होता है, बच्चों को माता पिता से प्राप्त होता है। जिस तरह की प्रवृत्ति माँ बाप की होगी उसी समान प्रतिमान, उसी तरह की आदतें वो बच्चे में पाई जाए। तो साथियों, ये था हमारा बाल विकास का टॉपिक। यहाँ आपने अभिवृद्धि, विकास और उसे प्रभावित करने वाले सिद्धांतों के बारे में जाना। और आने वाली वीडियो में हम 100 सेलेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे और एक एक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक सॉल्व करेंगे, एक एक वर्डिंग को उसका अर्थ सही जानते हो कि कहीं कोई परेशानी ना आए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।